नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। न्यूज एट 4 की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बरेली पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां सर्किट हाउस में पहुंचने से पहले उनके कलेक्ट्रेट पहुंचने की खबर मिल रही है। बताइए जा रहा है कि कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के लिए सीएम पहले वहां पहुंचे हैं और इसके साथ तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी भी दर्ज की जा रही है। बरेली से पहले मुरादाबाद भी गए थे सीएम योगी। कमोबेश यही क्रम था। सबसे पहले कोविड कमांड सेंटर गए थे, वहां पर तमाम अधिकारियों से बातचीत की थी, फिर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे बरेली में, यह खबर मिल रही है। तो मुरादाबाद के बाद बरेली में मौजूद हैं सीएम। ज्यादा जानकारी सहयोगी अनूप से लेते हैं। अनूप, बताइए कहां तक पहुंचे हैं सीएम, कैसी जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे, जिसके बाद उनको सबसे पहले सर्किट हाउस जाना था, लेकिन उन्होंने समय बर्बाद न करते हुए सबसे पहले कलेक्ट्रेट पहुंचे और फिर उसके बाद उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और उसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में वो मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में बरेली के जितने अफसर हैं, डीएम, एसएसपी, आईजी, एडीजी और इसके अलावा सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार है, जिले के सभी विधायक और जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मीटिंग ले रहे हैं और अफसरों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर किसी भी मरीज की इलाज के अभाव में मौत नहीं होनी चाहिए। हर मरीज को इलाज मिलना चाहिए। अगर ऑक्सीजन की कोई दिक्कत है तो उनको अवगत कराए। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अगर निजी अस्पताल वसूली करते हैं, इस तरीके की कोई शिकायत आती तो आप लोग तत्काल उस पर एक्शन लें, ताकि किसी भी देश प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अनूप, ये बेहद अहम है क्योंकि इस वक्त देखा जाए कमी के साथ कालाबाजारी भी और प्राइवेट अस्पतालों की लूटमारी भी पैरेलली जारी है। अब इस पर नजर पड़ेगी, तमाम अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा अगर ऐसी खबर बरेली से आती है। बहरहाल आपका शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी बरेली में है, कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां से कोविड केयर सेंटर जाने का प्रोग्राम है। मकसद यही है कि अधिकारी बताएं, अपनी कमी, अपनी परेशानी बता सकते हैं इस वक्त, ताकि आगे शिकायत का मौका ना मिले। चाहे अस्पतालों की मनमानी हो, कालाबाजारी हो या फिर ऑक्सीजन की कमी, तमाम अस्पतालों को नहीं होनी चाहिए। जरूरत पहले से तय कीजिए, बताइए। बरेली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे थे। सीएम ने बताया कि मुरादाबाद में कोरोना के एक्टिव केस कम हुए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मुरादाबाद मंडल में 8 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। साथ ही ट्रेसिंग, टेस्टिंग, इलाज यानी ट्रीटमेंट पर पूरा फोकस होगा। सीएम ने कहा कि सोमवार से 18+ के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी और मुरादाबाद के लोगों को भी जो 18 साल से ऊपर हैं उनको ये डोज मिल पाएगी। कोरोना अपडेट लेते हैं तो यूपी में एक दिन के अंदर 26,847 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 26,847 केस और करीब 2,000 केस, ये कम है पिछले दिन के आंकड़ों से अगर आप बताएंगे। पिछले 24 घंटे में 34,721 मरीज ठीक हुए हैं। यूपी में अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या हो चुकी है 2,45,646। एक्टिव केसेस में भी करीबन 10,000 की कमी आई है। एक दिन में 2,23,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट हुए हैं। टेस्टिंग तेजी से की जा रही है और ताजा हालात, एक्टिव केसेस की संख्या में कमी आई है। लोग ज्यादा ठीक हो रहे हैं, ये आंकड़े बताते हैं। लखनऊ में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़। लखनऊ के सिविल अस्पताल में किस तरीके की भीड़ लगी है कि वहां लंबी लंबी लाइन में लोग इंतजार कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए कोविड गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ रही हैं। अस्पताल प्रशासन, लोगों के बीच कई बार झड़प की खबर आ रही है। लखनऊ के कई अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए ऐसी ही भीड़ देखी जा रही है। कहीं ये वैक्सीनेशन सेंटर सुपर स्प्रेडर का काम न करे, ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग तो नजर नहीं आ रही है। तमाम वो लोग जो वैक्सीन के लिए गए हैं, ये देखिए लंबी लंबी लाइन, पूरा कॉरिडोर भरा हुआ है, दूर दूर तक लोग नजर आ रहे हैं। प्रशासन के लिए भी बहुत दिक्कत है इन लोगों को संभालना। ये लोग सिर्फ बैठने के लिए टोकन बांट नहीं रहे कि टोकन बांट दे, जितने लोगों को लगना लगे, बाकी लोग व्यवस्था नहीं सही है यहाँ पर जो है। ये देखिए लखनऊ वाले परेशान हैं। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन तो धड़ल्ले से हुआ, लेकिन जब लोगों को बुलाया गया तो ये अनुपात ही नहीं है कि कितने लोगों को कब आना चाहिए।
यहां पर टीका के साथ साथ लोगों की इस तरीके की भीड़ अच्छे संकेत नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा होगा। कोविड के हालातों का जायजा लेने पहुंची स्मृति ईरानी। कोविड कंट्रोल रूम में अफसरों के साथ बैठक भी करेंगी। सीएमओ कार्यालय में कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है। तो अपने संसदीय क्षेत्र के निरीक्षण के लिए बिना प्रोटोकॉल अमेठी पहुंची हैं स्मृति ईरानी। कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए दिशा निर्देश दिया है। बिना प्रोटोकॉल ये औचक दौरा हो गया। सीएमओ कार्यालय में कोविड कंट्रोल रूम और तमाम व्यवस्थाओं का अपने संसदीय क्षेत्र में जायजा लेने के लिए स्मृति ईरानी पहुंची बिना किसी प्रोटोकॉल के। तो पूरे प्रदेश में कोविड से हाहाकार है। ऐसे में अपने संसदीय क्षेत्र का जायजा लेने के लिए स्मृति ईरानी पहुंची अमेठी। सपा से गोंडा से सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह का निधन हुआ है। अयोध्या में पंडित सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। विनोद सिंह की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जब अंतिम सफर निकला तो उन्हें कंधा देने के लिए हजारों की तादाद में भीड़ पहुंच गई। इस भीड़ के बीच ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसमें इंसानियत की एक मिसाल तो है। सालों पुरानी सियासत को भुलाकर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह न सिर्फ विनोद सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुए बल्कि सारे सियासी गिले शिकवे मिटाकर विनोद सिंह को कंधा भी दिया। बृजभूषण शरण सिंह और विनोद सिंह सालों से सियासत में धुर विरोधी रहे। देवरिया के कोदरबैदा गांव में 12 मौत से हाहाकार है। पिछले 7 दिन में एक गांव के अंदर 12 लोगों की मौत हुई है। सभी 12 लोगों की सांस फूलने से मौत की खबर है। अब 12 मौत के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। प्रशासन इलाज देने में फेल रहा है। देवरिया रुद्रपुर के कोडरबैदा गांव का यह मामला है। तो कोरोना के गांव में पांव पसारने की खबर अब आम हो चुकी है, क्योंकि मौत के आंकड़े सुनिए। एक गांव से 12 लोगों की जान चली गई। अब पूरा गांव सदमे में है और सबकी मौत कमोबेश सांस फूलने से हुई है, यही बताया जा रहा है। तो आरआर टीम पहुंच रही है। दावे ये हैं कि वो गांव पहुंचकर जांच करेंगे, देखेंगे, सिम्टम्स को देखेंगे, लेकिन लगता है इस टीम के पहुंचने से पहले ही लोगों की सांसें फूलने लगी हैं। 12 मौतें हुई हैं। देवरिया रुद्रपुर के कोडरबैदा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की। चुनौतियां हैं, लेकिन अब इस खबर के बाद प्रशासन किस तरीके से हरकत में आएगा, ये देखना है। बड़ी खबर अलीगढ़ से मिल रही है। एएमयू में लॉ फैकल्टी के डीन का निधन हुआ है। एएमयू लॉ फैकल्टी के डीन शकील समदानी का निधन। कोरोना के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे। फिलहाल कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन फेफड़ों में संक्रमण से उनका निधन हुआ है। बड़ी खबर, एएमयू में लॉ फैकल्टी के डीन का निधन। शकील समदानी, कोरोना के बाद उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था। संक्रमण ज्यादा फैल गया फेफड़ों तक और आज उनके निधन की खबर आई है। पूर्व हॉकी खिलाड़ी श्री रविंद्र सिंह के निधन पर सीएम योगी ने गहरा दुख जताया है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए पुण्यात्मा की शांति की प्रार्थना की है। आपको बताएं कि लखनऊ से पूर्व हॉकी खिलाड़ी रविंद्र सिंह का निधन हुआ। कोरोना से संक्रमित थे रविंद्रपाल सिंह। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रविंद्रपाल सिंह का भी कोरोना से निधन हो गया। तो कोरोना का कहर क्या आम क्या खास, चारों तरफ है। खबरें यही नहीं रुकती हैं। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा की पत्नी और बेटी के निधन पर पीएम मोदी ने शोक संवेदना जताई है। संवेदना के लिए पीएम मोदी की तरफ से पत्र भेजा गया है। दरअसल पिछले दिनों कोरोना की वजह से पंडित छन्नूलाल मिश्र की पत्नी और बेटी का निधन हुआ।
परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पंडित छन्नूलाल मिश्र ने प्रशासन से मामले की जांच की मांग भी की है। कमिश्नर ने जांच का भरोसा दिलाया है। तो पंडित छन्नूलाल मिश्र के इस दुख पर संवेदनाओं का एक पत्र आया है पीएम की ओर से। गंभीर आरोप लगे हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र की पत्नी और बेटी दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर पंडित छन्नूलाल मिश्र का आरोप है कि लापरवाही बरती गई, ठीक से इलाज नहीं हुआ, वरना आज इनका परिवार इनके साथ होता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखकर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आजमगढ़ में ऑक्सीजन कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। 68 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 52 ऑक्सीजन सिलेंडर डी टाइप के और 16 बी टाइप के सिलेंडर हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों का पर्दाफाश हुआ है। 68 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। कंथारपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो सोचिए, ये वो लोग हैं जो सांसों की सौदागरी से बाज नहीं आ रहे हैं। इस वक्त लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कालाबाजारी। अब ऐसे में कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। अब इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 68 ऑक्सीजन सिलेंडर भी इनके साथ मिला है। अब ये ऑक्सीजन का सिलेंडर उन लोगों को मिलेगा जिनको इसकी सख्त जरूरत है। तो आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। ऑक्सीजन कालाबाजारी का भांडाफोड़ हुआ है। यहाँ प्रशासन ने मेहनत की है, पता लगाया है और इसका फायदा अब आम लोगों को मिलेगा। हापुड़ के पिलखुआ स्थित रामा अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक परिजन की मौत के बाद उसके परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने अस्पताल के अंदर जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि उनके मरीज का ऑक्सीजन लेवल ठीक था, फिर अचानक से उसकी मौत कैसे हो गई। डॉक्टर का है, पेशेंट इसमें बहुत है, डॉक्टर एक नहीं है। एक भी डॉक्टर का वीडियो बना, सारी वायरल कर दो वीडियो। अरे दरोगा किसे बोल रहे हो? डॉक्टर बुलावे एक आधा। इतना बड़ा हॉस्पिटल जिसमें लिख रखा है, ये लिखा खाली पड़े, इसमें सारे बेड खाली पड़े, सारे जानबूझ के मार रहे। जाके देखो सभी और लोग बेड खाली नहीं है। चालू रखियो, वीडियो चालू करो। मेरी बात सुनो। अब तो थोड़ी देर पहले 80% ऑक्सीजन था। वीडियो दिखा दो इस हॉस्पिटल में। यार बात तो करो। मारो भाई, मर कैसे सके? नहीं बताओ तुम। मेरी बात सुनो। वीडियो चालू रख, इसका मैं मर कैसे सके? अरे फर्क बोला 80% ऑक्सीजन था। अंदर मत जाओ, मेरी बात सुनो। मेरी सामने साला बात कर रहे थे अपन। बात करने क्या तुम हमारा मरीज मार दिया। कैसे यहां पे मार दिया गया है? नहीं हमें कि तुम्हें कह रहे, तुम भी क्या करो? कल में चल अस्पताल प्रशासन के लिए अब संभालना भी मुश्किल है। ये तमाम परिजन हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन ठीक थी। आखिर इनके परिजन की मौत कैसे हुई? कोरोना जैसे महामारी में लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। गाजियाबाद के थाना कोतवाली पुलिस ने ऐसे ही गिरोह का भांडाफोड़ किया है। कोविड-19 महामारी से पीड़ित व्यक्तियों के परिजनों से उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर धोखाधड़ी करते मैक्स अस्पताल आईसीयू वेंटिलेटर में बेड दिलाने के लिए लोगों से ठगी करने वाले गैंग के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में कोरोना मरीजों के साथ ठगी का ये खुलासा हुआ है। अस्पताल में भर्ती कराने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला ये गिरोह था। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। इनके पास से 1,95,000 रुपए बरामद हुए हैं। 5 लोगों का ये गैंग है। मरीजों के परिजनों को अस्पताल के चक्कर लगाते देख उनसे उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर एमएमजी अस्पताल, मैक्स यशोदा और अन्य अस्पतालों के बाहर खड़े होकर भर्ती कराने आए लोगों की मदद करने के बहाने उनकी रेकी करके चिन्हित कर लेते हैं, मोटी रकम वसूल लेते हैं और अब इस गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग नहीं होने को लेकर मुरादाबाद के लोगों में गुस्सा है। गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रहती है, मगर कितने ही ऐसे लोग हैं जो गैस के लिए जाते हैं मगर बिना रिफिलिंग के वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के भीतर गुस्सा है। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल कराने आया था सर। यहाँ आकर के पता चला मैं सुबह 9 बजे का करीब का आया हुआ हूँ मैं सर।
इतना टाइम हो गया यहाँ खड़े खड़े, काफ़ी पब्लिक को मैंने देखा है, बहुत लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, लाइन लगाए हुए थे। तो इन लोगों ने 12 बजे के बाद में आकर के नए नियम लागू किए हैं, नए नियम लागू किए हैं सर। जो भी नियम है चलो ठीक है, इन्होंने अच्छा है। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उनके लिए ये सब खत्म हो चुका है। मगर सर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग अनपढ़ हैं, जो लोग ये प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने निजी संसाधनों से लोगों की मदद भी कर रहे हैं। नोएडा में एक ऐसी संस्था है जिसने मरीजों के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए 318 एम्बुलेंस लगा दी हैं। मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत ना हो इसके लिए 1000 मिनी सिलेंडर भी रखे गए हैं। तो कुछ गिद्ध भी हैं जो इस मौके की तलाश में है कि वो मुनाफा कमा ले। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद आगे बढ़े हैं और मानवता की सेवा के लिए। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पूरे प्रदेश में जनता त्राहि त्राहि कर रही है। लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि अस्पतालों में जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है। लेकिन नोएडा की एक ऐसी संस्था जिसने इस कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए एक एम्बुलेंस ही नहीं मुहैया कराई, बल्कि उनके ट्रीटमेंट का जो खर्च है वो भी उठाने का प्रयास किया है। और इस संस्थान ने 1-2 एम्बुलेंस मरीजों के लिए नहीं लगाई है, बल्कि 318 एम्बुलेंस इस काम में लगाया है। और उस एम्बुलेंस के जरिए जो मरीज हैं, जो तीमारदार हैं, उनको अस्पतालों तक पहुंचाने का काम कर रही है। आपको बता दें, इस संस्था का नाम है सद्भावना सेवा संस्थान। देखिए, हमारी जो सद्भावना सेवा संस्थान है ये 11 स्टेटों में अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य कर रही है। हमारी 318 एम्बुलेंस इस समय पूरी रूप से कोविड के लिए समर्पित हैं। कोविड के मरीजों को नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। आज एनसीआर में हमारी 29 एम्बुलेंस चल रही थी, जिसके कि 22 ड्राइवर हमारे कोरोना पॉजिटिव हो गए, 4 की डेथ हो चुकी है। आज उसके बावजूद भी हमारे लोग ने हिम्मत नहीं हारी। सारे लोग मिलकर के पूरी हिम्मत के साथ कार्य कर रहे हैं, लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। ऑक्सीजन ना मिलने के बावजूद भी हम लोगों ने एक छोटी कैन की व्यवस्था की है। ये कैन, ये डिस्पोजल कैन है, जिससे कि इससे 3 से 4 घंटे तक मरीज को हम लोग अस्पताल तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे कि उसको हम फर्स्ट एड दिला सकें। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। नोएडा के सेक्टर 21 स्टेडियम में बने अस्थायी कोविड-19 मरीजों की भर्ती शुरू कर दी गई है। जिले में बेकाबू हालात को देखते हुए अधिकारियों ने बिना किसी उद्घाटन के ही अस्पताल को तैयार होते ही जनता को समर्पित कर दिया। डॉक्टर्स की टीम हॉस्पिटल में मौजूद है, इलाज करेगी। इसके साथ ही मरीजों की देखरेख के लिए 16 नर्स, 8 डॉक्टर्स का पैनल भी है। नोएडा स्टेडियम में नोएडा प्राधिकरण और अडानी ग्रुप के सहयोग से तैयार किया गया हॉस्पिटल अब आम जनता को समर्पित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, अभी फिलहाल इस हॉस्पिटल में 50 बेड की सुविधा रखी गई है, और जिसमें 2 वार्ड तैयार किए गए हैं, एक पुरुष वार्ड, एक महिला वार्ड। पुरुष वार्ड में 25 बेड लगाए गए हैं, महिला वार्ड में 25 बेड लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि मरीजों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। ये देखिए, किट तैयार की गई है। अगर नया एडमिशन होता है तो उस पेशेंट को ये किट दी जाएगी। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की भी सुविधा मुहैया कराई गई है, ताकि पेशेंट को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेशेंट के मनोरंजन के लिए भी यहाँ पर खासा इंतज़ाम किया गया है, चाहे वो कैरम बोर्ड हो, LED टीवी हो, इसके अलावा शतरंज हो, लूडो हो, वो भी यहाँ पर रखा गया है। साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस लेवल के पेशेंट यहाँ पर एडमिट किए जा रहे हैं। सर यहाँ पे अभी हम माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट रखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ICU सेटअप नहीं है। ये केवल स्टेडियम में बनाया गया है, तो इधर माइल्ड टू मॉडरेट जिनका SpO2 90 से नीचे है,
तो उनको हम रेफ़र कर देंगे किसी हायर सेंटर में जहाँ पे आईसीयू अवेलेबल होगा। तो बात की जाए तो यहाँ पर L1 और L2 के ही पेशेंट रखे जाएंगे। जी जी, उसके बाद अगर कोई डिटोरिएट होता है तो हम उसको रेफ़र कर देंगे यहाँ से। चाहेंगे कि आप थोड़ा हमें वार्ड दिखाएं, क्योंकि ये तो पुरुष वार्ड है, महिला वार्ड किस तरीके से तैयार किया गया है वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की तैयारी की गई है महिला वार्ड में। तो आप देख सकते हैं ये महिला वार्ड है जहाँ पर डॉक्टरों की टीम महिलाओं की देखरेख करेगी और बेहतर उन्हें स्वास्थ्य चिकित्सा यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। आप देख सकते हैं ये मेडिसिन रैक है, यहाँ पर मरीजों के लिए मेडिसिन रखी गई है और यहाँ पर डॉक्टरों का पैनल बैठ करके मरीजों का उपचार करेगा। पीड़ित मरीज हैं उनका इलाज हो सके, क्योंकि नोएडा में सबसे ज़्यादा किल्लत बेड और ऑक्सीजन की थी और सबसे राहत की बात यह है कि इस हॉस्पिटल में अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है ताकि मरीजों को ऑक्सीजन की दिक्कत ना आए। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। बात बलिया की, जहां नगर पालिका परिषद चेयरमैन मुक्तिधाम पर पहुंचकर अपने हाथों से जल रहे शवों के बीच पूरे घाट को सैनिटाइज भी करते नजर आए। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन ने खुद सैनिटाइज करने के लिए अभियान छेड़ा, पूरे इलाके को सैनिटाइज किया। कोरोना काल की तस्वीरें लोगों को मजबूर कर रही हैं कि आगे आएं और जिस तरीके से हो सकता है मदद करें। कोरोना महामारी के इस मुश्किल वक्त में संक्रमण के असर को कम करने के लिए दवाइयां और काढ़े के साथ भाप भी मुफीद है, ये हम सभी जानते हैं। दिन में 3 से 4 बार भाप लेने से सीने की जकड़न, गले की खराश से निजात पाया जा सकता है। ऐसे में प्रयागराज में अनोखा तरीका इजाद किया गया। देखिए ना किस तरीके से कुकर से भाप दिया जा रहा है और पुलिस कर्मियों को फिट रखने के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए ये तरकीब अपनाई गई है। आगरा में 2 गुटों के बीच कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 लोग जो आपस में लाठी डंडे चलाते नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के घर में शादी थी, लूटपाट का आरोप लगा। पूरे रंग में भंग पड़ते देर नहीं लगी। कितना गलत हो रहा है।